अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो दिलों की अधूरी मोहब्बत की दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पापा, आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, आप लोग मेरी बात मान लें, वरना शादी तो मैंने अलीज़े से ही करनी है, बेशक आप लोग शरीक हों या ना हों। हसीब के दो टोक अंदाज पर नादरा ने भड़क कर उसे देखा और बोली, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? माँ बाप से इस तरह बात करते हैं? मैं कहती हूँ आखिर अलीज़े में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो तुम उसकी खातिर सारे ज़माने से लड़ने चले हो? और अबीरा में क्या कमी है जो तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो? और मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप औलाद को अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? क्यों नहीं मान लेते कि वो भी जानदार मखलूक हैं, बल्कि सोचने समझने की सलाहियत से माला माल अशरफुल मखलूकात, जिसकी अपनी भी कोई राय हो सकती है। बात अबीरा को रिजेक्ट करने की नहीं है अम्मी, वो यकीनन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हसीब खान के लिए नहीं, किसी और के लिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे अलीज़े और हसीब एक दूसरे के लिए बने हैं। मगर हसीब बेटा, क्या अलीज़े के घर वाले मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे अब्बू? अलीज़े अकलौती बेटी है उनकी, उसकी खुशी का तो ख्याल करेंगे ना। मगर मैंने तो सुना है कि अलीज़े अपने मामूजात से मंसूब है। उफ़ो अब्बू, वो बस एक बात थी जो अलीज़े की मम्मी और उनकी भाभी में हुई थी, कोई बाकायदा मंगनी वगैरह नहीं हुई थी। फिर वो उसका मामूजाद आमिर एक आम सा लड़का है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जॉब कुछ भी तो मुझसे बेहतर नहीं है। फिर भला अलीज़े के पेरेंट्स उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे, जबकि वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और यही बात सबसे अहम होती है ना अब्बू। उफ़ो वक़ार, ये क्या आप बातों में उलझ रही हैं? साफ साफ हसीब से कह क्यों नहीं देते कि अगर हम इसकी आज तक हर जिद मानते आए हैं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर जायज़ नाजायज़ बात हमेशा ही मानते रहेंगे। वालिदैन का बरसों का तजर्बा औलाद को घाटे का सौदा करते नहीं देख सकता। नादरा ने बाप बेटे दोनों को एक सांस में डांटा था, मगर बेटा भी तो उसी का था। तन कर बोला, अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरी शादी होगी तो अलीज़े से, और बस, इसके सिवा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये मेरे खाने के लिए आइसक्रीम या साइकिल मोटर बाइक लेने की जिद नहीं है जो आपने नुकसान गिनवा दिए कि पहले ही तबीयत ठीक नहीं, आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा, या साइकिल का फलां ब्रांड लो, या मोटर बाइक अगले साल लेकर देंगे, वगैरह वगैरह। और मैंने आपकी कोई बात जूं की तू मान ली, कोई थोड़ी जिद करके मनवा ली। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का मामला है, अपना नफ़ा नुकसान मैं खुद अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अलीज़े से शादी करके मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा मसला है। आप दोनों प्लीज़ मेरी बात मान लें तो अच्छा रहेगा। आइंदा इस सिलसिले में मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। हसीब एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने दरवाज़ा धाड़ से बंद किया था। नादरा और वक़ार खामोश बैठे एक दूसरे को देखते रहे। फिर नादरा ने दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और सिसकियां लेते हुए बोली, देखा ना वक़ार आपने, वो हमें कैसे ऑर्डर देकर गया है, जैसे। और फिर वो फूट फूट कर रो दी। तभी कमरे में हिना दाखिल हुई। अरे मुमानी जान, क्या हुआ? क्यों रो रही हैं आप? क्या मामू से लड़ाई हो गई? मगर ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि नानी अम्मा कहती हैं मामू ने शादी के लिए खुद आपका नाम लिया था, गोया पसंद की बल्कि मोहब्बत की शादी है ना मामू? वो वक़ार मामू की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराई तो वो भी हंस दिए। नादरा भी आंसू साफ करते हुए झींप गई। अरे शरीर लड़की, बेपर की मत उड़ाया कर। मज़र और वो तुम्हारा गपलू उस्मान कहाँ है? मज़र ऑफिस के काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए लाहौर गए हैं मुमानी, इसलिए मैं इधर अम्मी के घर आ गई थी। उस्मान को भी अम्मी के पास ही छोड़कर आई हूँ। नानी अम्मा भी मेरे साथ आने के लिए तैयार थीं, मगर जब ये मालूम हुआ कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूँगी तो तौबा करके बैठ गई। अरे अम्मा को तो तुम्हारी ड्राइविंग पे कभी भरोसा नहीं होगा। वक़ार हंसे और फिर बोले, नादरा तो कह रही थी कि आज हम अम्मा को लेने चलेंगे, बस अभी यही प्रोग्राम बना रहे थे। अच्छा मुमानी, आप बताएं, आप क्यों रो रही थी? अरे बेटा, तुम ही समझाओ ना हसीब को, अबीरा में क्या कमी है? हसीन है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। फिर मैं आपा को इशारा भी कर चुकी हूँ, अब किस तरह कहीं और रिश्ता जोड़ लूँ?
नादरा की आंखों में फिर से आंसू भर आए। प्लीज़ मोमानी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अलीज़े भी अच्छी लड़की है और सबसे बढ़कर हसीब की पसंद है। फ़र्ज़ करें अगर हसीब आपके कहने से अबीरा से शादी कर ले तो क्या वो अबीरा को वो मोहब्बत दे सकेगा जो एक बीवी का हक होती है? इस तरह तो अबीरा की भी हक तलफी होगी ना। और मैं आपको बताऊं, अबीरा भी ये जानती है कि अलीज़े और हसीब एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। वो अब खुद भी हसीब से शादी नहीं करेगी। मगर हिना बेटा, मैं रक्षंदा आपा का सामना कैसे करूंगी? वो तो बुरा मानेंगी ना। नादरा अभी भी तज़बज़ब में थी। मोमानी, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं? आप तो जानती हैं ना कि फ़हद कहीं शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। अम्मी और मुझे तो यकीन था कि वो ज़रूर बाहर से कोई गोरी ही लेकर आएगा। मगर अभी उस्मान की बर्थडे की फ़ोटोग्राफ्स उसे भेजी थी तो 3 दिन पहले उसने मुझे ईमेल भेजी। उस्मान की बर्थडे की मुबारकबाद देने के बाद पूछता है, ये लेमन सूट वाली लड़की कौन है? और जानती हैं मोमानी, वो लेमन सूट वाली लड़की अबीरा है। मैं आज आपसे यही पूछने आई थी कि अगर हसीब मान गया है तो फिर भांजी होने की हैसियत से यकीनन आपका हक पहले है। आप मुझे गलत मत समझिएगा मोमानी कि मैं अपने भाई की राह हमवार करने के लिए आपको हसीब के लिए अलीज़े का रिश्ता लेने के लिए कह रही हूँ। वो जो नानी अम्मा कहती हैं ना कि जोड़े अर्श पर बनते हैं, तो गालिबन यही बात है। चुनाचे अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं क्या अम्मी से भाई के लिए अबीरा के मुतल्लिक बात करूं? वकार ने चुप चुप सी अपनी बेगम नादरा को देखा और बोला, ठीक है हिना बेटा, हमें क्या एतराज़ हो सकता है? अबीरा यूं भी हमारी ही बेटी है और फ़हद भी अपना ही बेटा है। हसीब की शादी के कार्ड्स छप कर आए ही थे कि रक्षंदा आपा मिठाई का डब्बा लिए आ पहुंची। हमने भी अबीरा और फ़हद की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी है। अगले माह फ़हद पाकिस्तान आ रहा है तो उसके आने के दूसरे रोज़ मेहंदी के फंक्शन पर निकाह हो जाएगा। फिर बारात वलीमा इंशाल्लाह सब खूब धूमधाम से होगा। 2 महीने के लिए आएगा फ़हद। इस अरसे में अबीरा के वीज़ा और पासपोर्ट के मसाइल भी हल हो गए तो साथ ही लेकर जाएगा, वरना वीज़ा लगने के बाद अकेली बाद में चली जाएगी। अल्लाह मुबारक करे, साथ खैरियत के सब मराहिल तय हों। नादरा ने आहिस्ता से कहा था। हाँ हाँ, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बच्चों की खुशियाँ पूरी करे। सच्ची बात है कि इतनी दूर भेजने के ख्याल से तो मैं कुछ परेशान थी, मगर अबीरा ने तसल्ली दी कि आजकल के दौर में फासले की कोई अहमियत नहीं होती। हर रोज़ बात हो सकती है, साल 2 साल बाद मिलने भी आती रहूँगी। अमेरिका जाने के लिए तो लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं और मुझे ये मौका कुदरत दे रही है। फिर फ़हद अच्छा, स्मार्ट, पढ़ा लिखा नौजवान है, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं कहती हूँ नादरा, हमारी औलाद ज़्यादा समझदार और हकीकत पसंद है। रक्षंदा आपा की बात पर नादरा ने सर हिलाया था और सामने सोफे पर बज़ाहिर अखबार पढ़ते वकार ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए। हाँ, आजकल तो मोहब्बत नफ़ा नुकसान के खाते जांच कर की जाती है। वकार साहब के जहन में माजी की कुछ पुरानी यादें आती रहीं। वकार अकलौता बेटा था, 4 बहनों का भाई। अम्मा और बहनें तो वारी सदके होती ही थीं। तीनों खाला, दोनों मामू भी उसके बेपनाह लाड उठाते थे क्योंकि उन सब की बेटियां थीं, बेटा किसी का ना था। छोटे मामू के 2 बेटे हुए मगर वो वकार से काफ़ी छोटे थे। यूं वकार को ख़ानदान में शुरू से ही एक अहमियत हासिल रही, मगर उसको अम्मा अब्बा की तरबियत का असर कहना चाहिए या वकार की अपनी खूबी के ना तो फ़ख्र व गरूर ने उसकी शख्सियत पर असर डाला, ना ही बेपनाह लाड प्यार ने बिगाड़ा। वो एक सुलझा हुआ आला तालीम याफ्ता नौजवान था। बचपन से अपनी खालाजाद, मामूजाद बहनों के साथ खेलता आया था। ना जाने कब बचपन बीता और नौजवानी की दहलीज पर कदम रखा। शमा पड़ोस में रहने वाली बेवा सैयदा खाला की इकलौती बेटी थी। वो भी बचपन से उन सब के साथ खेलती आई थी। बचपन बीता तो वो खेल भी छूट गए। अलबत्ता वकार की बहनों से दोस्ती के नाते अभी भी अक्सर उनके घर आती रहती थी। वकार से भी अक्सर आमना सामना हो जाता था। नौजवानी ने कई हसीन रंग और अनोखे जज्बे दिल में बसा डाले थे, मगर शायद वकार के लिए कोई रंग इसलिए ना था कि शमा जानती थी वो एक आम सी लड़की है, गंदुमी रंगत, मतनासिब कदो-कामत और मुनासिब नकूश की हामिल, जबकि उसके मुकाबले में वकार की सभी कज़न्स खूबसूरत थीं। फिर वकार ने भी कभी उसे अहमियत ना दी थी सवाए रस्मी बातचीत के। वकार को नूरजहां, इकबाल बानो और फरीदा खानम की गाई हुई गज़लें बहुत पसंद थीं। उस शब भी वो अपने कमरे में लेटा सुन रहा था। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या।
अम्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो उठ बैठा और टेप रिकॉर्डर का बटन दबाकर बंद कर दिया। आप अम्मा इस वक्त? हाँ बेटा, सुबह मैं और तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सलमा खाला के यहाँ जा रहे हैं, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। वकार ने उलझकर उनकी शक्ल देखी थी। भला ये इत्तला मुझे देने की क्या जरूरत है, बेशक जाएं। अम्मा कह रही थी तुम्हारे सब मामू खाला सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सभी तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। वहीद के भी बेटे हैं मगर अभी छोटे हैं, तुम ही सबकी उम्मीद हो। नादरा बहुत प्यारी बच्ची है, मुझसे तो बहुत ही मोहब्बत करती है। मैं सोच रही हूँ उसे तुम्हारी दुल्हन बना कर ले आऊं, मगर तुम्हारे अब्बा कहने लगे वकार से भी तो पूछो। मैंने कहा मेरा बेटा है, इनकार थोड़ी करेगा, मगर वो फिर भी इसरार करते रहे तो मैंने भी सोचा कि ज़िंदगी तो तुम्हें गुजारनी है और बच्चियाँ तो हमारे घर की सभी अच्छी हैं। फराज, जमीला, शकीला, रेहाना, फरजाना, मेहरुन्निसा, फ़खरुन्निसा, तुम्हारी फूफी और चचा बेशक कम आते हैं मगर बेटियां उनकी भी बहुत अच्छी हैं। नादरा, फ़ेरोज़ा, अकीला सब पढ़ी लिखी खूबसूरत ख़ानदानी लड़कियां हैं। तुम जिसका नाम लोगे मेरी तो वही बहू होगी, मेरे दिल का टुकड़ा, मेरा बच्चा। वकार खामोश था। एक सुरीली आवाज़ जैसे कानों में कहीं दूर से आ रही थी। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। किस सोच में पड़ गए बेटा, क्या कोई और? नहीं अम्मा, नादरा आपको अच्छी लगती है ना तो ठीक है। वकार के बोलते ही अम्मा के चेहरे पर खुशी और फ़ख्र के अनगिनत कमकमे रोशन हो गए थे। चंद लम्हे कबल मायूसी और अफसुर्दगी के जो साए अम्मा की आंखों और चेहरे पर लरसे थे फ़ौरन मादूम हो गए। उन्होंने फ़ौरन उठकर वकार की पेशानी चूम ली। मेरा बेटा, मेरा लाल। उनके जाने के बाद वो कितनी देर आंखों पे हाथ रख के लेटा रहा। अम्मा का मोहब्बत भरा लम्स पेशानी पर दमकता रहा, महकता रहा। इकबाल बानो और फरीदा खानम की गाई गज़लें कितनी ही देर कमरे की फ़िज़ा में गूंजती रहीं। फिर वो उठा और अपने स्टडी रूम में जाकर कुछ तलाश करने लगा। उसकी बचपन से आदत थी, वो अपनी चीज़ें बहुत संभाल कर रखता था। उसने एक फाउंटेन पेन निकाला जिसकी निब टूट चुकी थी, एक इंटर की इंग्लिश की किताब। उसे खोलकर वो कितनी देर देखता रहा। फिर वो किताब और पेन लेकर कमरे में लौट आया और अपनी अलमारी में रखकर बाहर लॉन में निकल आया। अवाइल मार्च की शब थी और चांद की 14वीं। रात की रानी की खुशबू और चांदनी उसे हमरा लिए महवे सफ़र थी। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। चांद बहुत दूर था और खुशबू का कोई वजूद नहीं होता। रात बीत रही थी, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। हसीब और अलीज़े हनीमून के लिए शुमाली इलाका जा चुके थे। शादी के हंगामे और फैलावे सिमट चुके थे। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। नादरा के सर में सुबह से शदीद दर्द था, लेटने पर नींद भी नहीं आ रही थी। वकार साहब ने उन्हें सुकून और नींद की टैबलेट खिलाकर सुला दिया था, जबकि खुद उन्होंने अपनी अलमारी से एक निब टूटा पेन और इंटर की इंग्लिश की किताब निकाली, अपनी स्टडी में चले आए। धीमे धीमे एक पुरसोज आवाज़ गूंज रही थी, वो इश्क जो हमसे रूठ गया। नादरा को गज़लें पसंद ना थीं, वो फिल्मी गाने सुनने की शौकीन थी। वकार का जी चाहता तो वो अपने स्टडी रूम में आकर सुनते रहते। बरसों पहले के कुछ मंजर, कुछ यादें जहन के पर्दे पर झिलमिलाने लगी। वकार की छोटी बहन रिफत की दोस्ती शमा से बहुत ज़्यादा थी। अक्सर दोनों सर जोड़े बैठे रहती, न जाने उनकी बातें क्यों ख़त्म ना होती थीं। एक रोज़ वो काफ़ी सारी लड़कियां इकट्ठी बैठी थीं। शायद पसंद नापसंद का जिक्र हो रहा था। सब लड़कियां अपनी पसंद के किसी न किसी फिल्मी गाने या फिल्म का जिक्र कर रही थीं। शमा की आवाज़ आई, मुझे तो नूर जहां, फरीदा खानम और मलका पखराज की गाई गज़लें पसंद हैं, और हाँ, इकबाल बानो भी बहुत पसंद है। अपने कमरे में बैठा वकार सब सुन रहा था। उसे भी तो यही गुलकाराएं और गज़लें पसंद थीं। बाहर से शमा की आवाज़ आ रही थी, इब्ने इंशा और मुनीर न्याजी की शायरी भी बहुत पसंद है, बल्कि सब अच्छे राइटर्स और शायर मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, पता है हमें, अपनी इल्मियत का रोब मत झाड़ो। हम इस वक्त फिल्म और गाने की बात कर रहे थे। सच कहती हूँ नादरा, मुझे खुद भी ज़्यादा फिल्में पसंद नहीं, और अम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर जब देखती ही नहीं तो क्या बताऊँ तुम लोगों को। नादरा के जवाब में शमा की वजाहत पर वो सब खामोश हो गई थी। फिर उन्हीं दिनों छोटी बहन रिफत ने वकार से कहा था,
بھائی ہمارے امتحان قریب ہیں اور ہمارا انگلش کا کورس ہی مکمل نہیں ہوا، سب لڑکیاں ٹیوشن پڑھ رہی ہیں، مجھے اور شمع کو آپ پڑھا دیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور پڑھاتے پڑھاتے ایک روز وقار پہ انکشاف ہوا تھا کہ جب شمع ہنستی ہے تو اس کے داہنے گال پہ ڈمپل پڑتا ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو اس کی سیاہ آنکھیں بھی ساتھ مسکراتی ہیں اور ان کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ وہ کافی ذہین ہے، شاعری کا ذوق بہت اچھا ہے، اسے بھی سفید اور نیلا رنگ پسند ہے، بارش اور مٹی کی مہک بہت اچھی لگتی ہے، اور یہی سب کچھ تو مجھے بھی پسند ہے۔ تو کیا مجھے شمع سے؟ وقار نے دل سے جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا، مگر وہاں تو پہلے ہی شمع فیروزہ تھی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا دیا تھا کہ وقت آنے پر رفت کے ذریعے اماں کو بتا دوں گا۔ خالہ سیدہ کی تو وہ ویسے ہی بہت تعریفیں کرتی تھیں، مگر ایک دوپہر کھانا کھاتے ہوئے وقار نے سنا اماں ابا کو بتا رہی تھیں، سیدہ کی بیٹی کا رشتہ آیا ہوا ہے، لڑکا ہے تو انہی کی برادری کا، مگر پڑھا لکھا ہے، لڑکی بھی پڑھی لکھی چاہتا ہے، اور شمع BA کر رہی ہے، تو پھر سیدہ بہن کا کیا خیال ہے؟ ابا نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہ اماں کی پرانی عادت تھی، وہ کھانا کھاتے ہوئے ابا کو محلے بھر کی سب خبریں تفصیل سے سناتی، اور وہ نہ صرف سنتے بلکہ بھرپور دلچسپی لیتے تھے۔ آج وقار کو ان کی یہ عادت اچھی لگ رہی تھی۔ بھائی کیا خیال ہونا ہے، اول تو بے شک پڑھی لکھی اور شریف سمجھدار لڑکی ہے، مگر صورت شکل کی تو عام سی ہے، پھر ہے بھی تو لوہار کی بیٹی، اب کسی اچھے خاندان سے رشتہ تو آنے سے رہا، اس لحاظ سے یہ رشتہ بہت معقول ہے۔ لڑکا انجینئر ہے، شکل و صورت کا بھی سنا ہے اچھا ہے، باپ پچھلے سال مر گیا تھا، بہن بھائی کوئی ہے نہیں، بس ایک بوڑھی ماں ہے، تو سیدہ کو کیوں اعتراض ہوگا؟ وقار کا سالن کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا اور وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اماں، کسی کو وقت دیا تھا، وہ انتظار کر رہا ہوگا۔ اے بیٹا پر کھانا تو ٹھیک سے کھاتے نا، تمہاری پسند کا آج کھڑے مسالے کا قیمہ بنایا تھا۔ جی اماں بہت کھا لیا، اور اسی رات اماں نے نادرہ کا ذکر چھیڑ دیا تھا۔ وقار نے دن بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے کرتے بہت کچھ سوچا تھا۔ اب اماں کی آس امید محبت بھرے مان کو توڑنے کی ہمت تھی اور نہ کوئی فائدہ تھا۔ اماں کے فیصلے کو قبول کر کے وہ رات بھر جاگتا رہا تھا۔ شمع ایک دور دیس کا نام، وہ اجنبی تھی تو اجنبی کیوں نہ رہی میرے لیے۔ اب میرا وجود، میرا گھر نادرہ کی امانت ہوگا، میں پوری دیانت سے اماں کی محبت کا قرض چکاؤں گا۔ مجھے نہ جانے کب تم سے محبت ہوئی تھی شمع، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری محبت نے میرے نیہا خانہ دل میں اپنی بستی آباد کر لی۔ تمہارا نصیب میرے نصیب میں نہ تھا، تم جس کا نصیب ہو اللہ تمہیں اس کے ساتھ خوش رکھے۔ میں نادرہ کا وفادار رہوں گا، لیکن تمہیں بھی خبر نہ ہوگی کہ میرے دل کا ایک گوشہ ہمیشہ تمہاری یاد کی رم جھم سے بھیگا رہے گا، ایک سوندھی بھیگی خوشبو کا حصار ہمیشہ میرے گرد رہے گا۔ وہ شمع جو میری تنہائیوں کی ساتھی اور غمگسار بھی ہے، اور ایک چبھن اور ایک کسک بھی، اسے میں کبھی نہ بتا سکوں گا کہ وہ میرے دل کی بستی کے کوچے میں کیسی آباد ہو گئی تھی، کہ اگر وہ میری محبت تھی تو اس کا احترام بھی مجھ پر واجب تھا۔ اس کے حصول کی خواہش میں اسے اوروں کی نظروں میں جھکا نہیں سکتا تھا۔ میرا ایک پین جو اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا تھا، اور اس کی انگلش کی انٹر کی وہ کتاب جو اپنے آخری پرچے کے روز وہ میرے گھر بھول گئی تھی، اس کی یادگاریں جن پر اس کی انگلیوں کا لمس باقی تھا، وہ حروف جن پر اس کی نگاہوں کی حدت باقی تھی، ہمیشہ میرے پاس رہیں گی۔ پھر ایک شعر یوں ہی دل و دماغ پر چھاتا چلا گیا، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پہ خیال یار کی چادر ہی لے چلیں۔ اسلام آباد کے ایک خوبصورت سے بنگلے کی مکین مسز شمع انعام علی بڑی بیٹی کی شادی کر چکی ہیں۔ دونوں بیٹے زیر تعلیم ہیں اور اپنی ممی پاپا کو اپنی اپنی پسند سے آگاہ کر چکے ہیں۔ انعام علی کچھ فائلیں کھولے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ مسز انعام ان کے لیے چائے لے کر آئی ہیں۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر مغنیہ نغمہ سرا ہے، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا۔ انعام علی نے مسکرا کر اپنی بیگم شمع کو دیکھا۔ آؤ بھائی بیٹھو شمع، تمہاری پسند کی غزلیں آ رہی ہیں، ورنہ عام طور پر وہی اچھل کود والے گانے آتے رہتے ہیں۔ جی بہتر، وہ بھی مسکراتی۔ مجھے اس طرح کی غزلیں اور گیت ہمیشہ سے پسند رہے ہیں۔
مگر بیگم، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا عشق ہمارے سامنے ہے، کیا آپ اس سے متفق نہیں؟ شمع ہنس دی۔ آپ کی باتوں سے آج تک کبھی اختلاف کیا ہے کیا میں نے؟ دل کے گوشے سے نو عمری کی ایک یاد نے جھلک دکھائی تھی۔ وہ رفت کا پڑھاکو بھائی، اس کی اداس اور بولتی آنکھوں سے شمع کو کچھ انکہی کہانیوں کے عنوان ملے تھے جنہیں اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک ڈالا تھا۔ بہت فاصلے تھے ان دونوں کے درمیان، اور پھر وقار کے خاندان میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہ تھی۔ ایک روز وہ رفت کے گھر پڑھنے گئی۔ وقار نے رفت کو چائے بنانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ اس کی آپا کا فون آ گیا۔ وہ فون سننے لگی، پانی کھول رہا تھا، شمع نے چائے بنا دی۔ وہ چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی کہ وقار کچن میں آ گیا۔ ادھر سٹیل کی پتیلی پھسل کر شمع کے الٹے ہاتھ پر جا گری۔ بچی ہوئی گرم چائے اور گرم پتیلی نے اس کا ہاتھ اچھا خاصا جلا ڈالا تھا۔ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوا لگا دی تھی، مگر شام تک جلن ہوتی رہی۔ ہلکا سا نشان آج بھی باقی تھا۔ شمع آج بھی کبھی کبھی تنہائی میں اس نشان پر ہولے ہولے انگلی پھیرتی رہتی تھی۔ وقار، تم نے تو کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، تمہیں کیا معلوم کہ وہ ایک لڑکی شمع جو شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو، کچھ ادھوری سی کہانیوں کے عنوانوں کے زیر اثر آج بھی ہے۔ آج جب کہ اس کے بالوں میں چاندی آ ٹھہری ہے اور وہ شاعری اور پھولوں کی باتیں کرنے والی لڑکی نہیں، بلکہ اپنے شوہر کے آرام اور بچوں کے مستقبل کی فکر میں ہلکان ایک عورت ہے، باوجود کوشش کے دل کے ایک گوشے سے پھوٹتی کچی مٹی کی مہک چھڑا نہیں سکی۔